देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसा मैंने बताया सबसे पहला स्टेप होता है आप बैंक स्टेटमेंट को चढ़ाइए। बैंक स्टेटमेंट चढ़ाने से आपका क्या क्या रिकॉर्ड ऑलरेडी हो जाएगा। देखिए, बैंक स्टेटमेंट जब आप चढ़ाते हैं तो आपके खर्चों की पेमेंट यहीं से पता चल जाएगी, इनकम की पेमेंट पता चल जाएगी, कितना आपका इंटरेस्ट जा रहा है पता चल जाएगा, आपने लोन लिया हुआ तो यहाँ से पता चल जाएगा, आपको कितना बैंक इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितना रिसीव कर रहे हो, ये पता चल जाएगा। पता क्या नहीं चलेगा, वो है कौन आपके डेटर है, कौन से क्रेडिटर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब बैंक में पैसा आएगा, डिपॉजिट होगा, जिससे भी डिपॉजिट होगा हम क्या करेंगे, उसको बना देंगे डेटर बना देंगे। ठीक है ना। अब हमें नहीं पता क्या सच में उससे हम परचेज सेल करते हैं, क्या सच में उससे हम परचेज सेल करते हैं, तो उसको हम क्या बनाएंगे, अभी फिलहाल डेटर बना देंगे। और फिर हम क्या चेक करेंगे, अपना जो हमारे सेल परचेज के बिल हैं। तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप आप जाओगे, आप उसको चेक करोगे फटाफट अपनी परचेज सेल आपको चेक करनी है। जो भी हमारा GSTR 1 होगा उसमें हमने सेल की रिटर्न डाली होगी, है ना। तो GSTR 1 में आपने जो सेल की होगी वही डेटा आपके टैली में होना चाहिए। ठीक है ना। जो भी आपने GSTR 1 में डाला है वही आपका यहाँ पे मैच होना चाहिए। और जो आपके यहाँ डेटर्स हैं, जिस नाम के डेटर्स हैं, वही बैंक में आने चाहिए, वही बैंक में आने चाहिए। अगर बैंक में सेम नाम मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब उनका कुछ और नाम से होगा। तो आपको दोनों को कोरिलेट करना है। ठीक है। जितने की सेल हुई, क्या उतना ही पैसा है या उसका आधा पैसा है, या बैलेंसिंग अमाउंट, या प्रैक्टिकल लाइफ में देखना पड़ता है। मोस्टली डेटर पूरे पैसे नहीं देते, हमें पार्शियल पेमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये हमारा दूसरा काम हुआ। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होता है वो है, फिर अब आपने सेल तो चढ़ा दी, सेल चढ़ाना आसान है क्योंकि सेल के बिल आपके पास हैं। ठीक है, आपने सेल रेस की है। नेक्स्ट होता है परचेज के बिल। अब परचेज के बिल कैसे चेक करेंगे, इसको तो आप रेगुलर परचेज कर रहे हो, तो ध्यान रखना जो रजिस्टर्ड डीलर होते हैं उनकी सारी परचेज कहाँ से चढ़ती है, नोट करो इसको जो मैं बोल रहा हूँ, 2A 2B। ठीक है। रजिस्टर्ड डीलर की कोई परचेज कहाँ से चढ़ेगी, 2A 2B से। अपने पोर्टल पे जाके लॉग इन करेंगे और वो चेक कर लेंगे कि उनका 2A 2B में रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जो आपने लोकल परचेज की होगी या ऐसे वेंडर से खरीदा होगा जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके फिर बिल से आप एंट्री कर सकते हो। और फिर सेम वही करना है, जो यहाँ पे परचेज किया है, जो क्रेडिटर क्रिएट किए हैं, उन्हीं को पेमेंट गई है तो आप मैच कर लो। मैच करने से क्या फ़ायदा होगा, अगर जितनी हमने परचेज की है, जितना हमने परचेज किया है, उसका इफेक्ट क्या हो जाना चाहिए, क्रेडिटर का बैलेंस नील होना चाहिए, नलफाई होना चाहिए। ठीक है ना। तो परचेज करते हैं तो क्रेडिटर जनरेट होता है, सेल करते हैं तो डेटर जनरेट होता है। इनको आपस में कोरिलेट करके हमें चेक करना है। क्लियर है यहाँ तक, परचेज और सेल। इनकम और एक्सपेंस, अब जैसे मान के चलिए मैं कोचिंग बिजनेस में हूँ, तो कोचिंग बिजनेस में मेरी डायरेक्ट इनकम क्या होगी, कोचिंग। तो कोचिंग फीस भी सेम होगी, जैसे मैं मुझे कोई बच्चा फीस देता है, तो वो कैसे पता चलेगा, मेरी बैंक की स्टेटमेंट से। तो बैंक की स्टेटमेंट पहले चढ़ जाएगी, बैंक की स्टेटमेंट नाम लिखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी ने पेमेंट करी स्वाति डैट डैट डैश नेफ्ट RTGS, या पीयूष डैट डैट डैश, तो फिलहाल पीयूष का डेटर बन जाएगा, पीयूष के नाम से डेटर ओपन हो जाएगा, स्वाति के नाम से डेटर ओपन हो जाएगा। फिर मैं उनको बोलूँगा अपने अकाउंटेंट को कि ये लो इनकी बिलिंग करो। बिलिंग बोले तो मेरे लिए सेल क्या है, मेरे लिए सेल मेरी कोचिंग बिजनेस की इनवॉइस है। तो फिर मैं उनको अपने इनवॉइसेस दूंगा कि देखो स्वाति की फीस इतनी है, इनकी एंट्री कर दो टैली में। ठीक है, ये GST बैच की स्टूडेंट है। इस तरीके से देखो हमने सेल के बिल चढ़ाए हुए। जैसे मान के चले कोचिंग इनकम किसी स्टूडेंट की है, उसका GST वगैरह अगर लगा है तो लगा के, और फिर इसी से कोरिलेट करेंगे कि भाई 35,000 रुपये की फीस आनी थी, 35,000 ही बैंक में आए, कम आए, ज़्यादा तो आएंगे नहीं, इसी को हमें कोरिलेट करना है। ठीक है। तो इस तरीके से तो बैंक स्टेटमेंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। परचेज मैंने आपको बताया कहाँ से आएगा, सेल बताया, इनकम एक्सपेंस आपके कहाँ से आएंगे, बैंक स्टेटमेंट से आएंगे। और ये ध्यान रखना एक्सपेंस को भी आपको कैसे बुक करना पड़ता है, पहले तो आप पेमेंट तो बुक कर लोगे, लेकिन इनके भी बिल बुक होने चाहिए। बिल बुक का मतलब क्या, जैसे मान के चलिए आपको बैंक स्टेटमेंट से आपने कोई खर्चा बुक कर लिया लेकिन उसका बिल ही नहीं है। बिल बोले तो आपको पहले JV बुक करना पड़ेगा, जैसे लाइक दिस इज लाइक JV, कि भाई रिपेयर कराया, TDS पार्टी का काटा और मिस्टर L को हमने क्रेडिट किया, 30,000 का हमारा खर्चा, 26,000 देने, 4,000 का हमारा क्या बना, TDS पेबल। तो मैंने बताया बैंक सिर्फ बैंक से एंट्री कंप्लीट नहीं होती, बैंक से तो पता चलता है देना लेना, लेकिन बैंक के अगेंस्ट किसको पैसा गया, किसको किससे आया, किस चीज का आया, वो भी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, आपका कोई स्टॉक है, तो फिर आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा, कितना स्टॉक है,
है ना, उसको भी हम चेक करते हैं। गारमेंट्स का कितना स्टॉक है, कितना आया कितना गया, इस तरीके से इसको भी इन्वेंट्री काउंटिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस है। और जब पूरा हमारा अकाउंट बन जाएगा तो प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे, तो हमें बैलेंस शीट फाइनल करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में हम एक एक हेड को चेक करते हैं, कैपिटल अपडेटेड है नहीं है, लोन अपडेटेड है कि नहीं है, अगर लोन है तो ईएमआई की एंट्री है कि नहीं है, लोन कोई रीपे तो नहीं हो गया, इसकी एंट्री है कि नहीं है। इस तरीके से करंट लायबिलिटीज़ में हम चेक करेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी वगैरह का बैलेंस पेड है कि नहीं है, कोई जीएसटी पेबल खड़ा तो नहीं है, क्योंकि जीएसटी तो मंथली पेमेंट हो जाती है। टीडीएस रिसीवल हमारा कितना है, और याद रखिएगा टीडीएस रिसीवल की जो एंट्री होती है उसको हम कहाँ से वेरीफाई करते हैं बताओ, 26 AS से। कहाँ से वेरीफाई करते हैं, जैसे मान के चलिए मेरी टैली में यहाँ पे दिखा रहा है टीडीएस रिसीवल मेरा 14,500 का है, 14,500 मेरा कोचिंग फीस से है और एक प्रो फीस से, इन दोनों ने मेरा टीडीएस काटा है। अब ये अमाउंट कैसे पता चलेगा, हाउ टू वेरीफाई, तो ये पता चलेगा हमारा 26 AS से। तो ये एक्चुअल अमाउंट है, इनको आप कम ज़्यादा नहीं लिख सकते। 26 ईयर्स इनकम टैक्स की साइट पर जाकर डाउनलोड कीजिए और यहाँ से मैच कीजिए। दिस इज द प्रोसेस। इस तरीके से टीडीएस पेबल आपका जीरो होना चाहिए। अगर टीडीएस पेबल अगर आपका खड़ा हुआ है इसका मतलब टीडीएस आपने पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया। ठीक है, हाँ 31 मार्च का जो टीडीएस होता है वो मई तक जाता है। ठीक है, उसमें आपको टाइम मिलता है, उसमें आप 30 मई तक जमा करा सकते हैं, लास्ट ऑफ दी 30th में। ठीक है, लेकिन क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च को ही थोड़ी ना बनती है, 31 मार्च तक की बनती है बैलेंस शीट, हमें 31 जुलाई और अगर टैक्स ऑडिट है तो लास्ट अक्टूबर तक जमा करनी होती, तब तक बैलेंस शीट साइन हो जाती है। इस तरीके से क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का चेक करो बैलेंस, किसी का डेबिट बैलेंस तो नहीं है, कहीं एडवांस पेमेंट है। डेबिट का मतलब है हमने पैसा तो दे दिया, हमने एंट्री बुक नहीं करी। इस तरीके से अगर किसी डेटर क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस है तो क्या क्रेडिट बैलेंस उसका है तो उसे पैसे क्यों नहीं आए, बैंक में एडजस्ट क्यों नहीं है, क्या सच में नहीं आए, तो ठीक है अपने क्लाइंट को बता दो कि इनका पैसा ड्यू है, काफ़ी टाइम हो गया। इसी तरीके से एक एक हेड मैंने आपको बताया वेरीफाई करोगे तब आप आगे चल के क्या करोगे, बैलेंस शीट फाइनल करोगे। सेम जैसे क्रेडिटर में किया ऐसे डेटर में किया। कैश एक बार आप देख लो, कैश इतना ही है, इतना ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा कैश आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपका एक्चुअल बैंक बैलेंस मैच होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट है तो सेम, एफडी कराई है तो बैलेंस मैच करो, एफडी का इंटरेस्ट बुक है कि नहीं है, कोई एफडी बीच में रिडीम तो नहीं कर दी है ना। ये सब चीज़ें हम क्लाइंट से वेरीफाई करके जब हमें लगता है कि सारी हमारा अकाउंट्स अपडेटेड है, फिर लास्ट में डेप्शन की एंट्री बुक कर दो। ठीक है ना, फिर आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर बन के साइन होके जाएगी। क्लियर।